जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। ऑप्शन है लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑप्शन है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों मानव तंत्र में इंसुलिन हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय करता है, चयापचय का नियंत्रित करता है। साथ ही दोस्तों इसका आंसर जो है यहाँ साइड में दिया हुआ है, लेकिन हर एक प्रश्न का आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है और यह हार्मोन एक प्रोटीन होता है। साथ ही दोस्तों ये दिया हुआ है कि जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। साथ ही दिया है इसका आगे कि इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। आगे दिया है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप होता है। साथ ही दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। इसको इंग्लिश में दोस्तों डायबिटीज कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ऑप्शन है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ऑप्शन में दोस्तों एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अतः विकल्प ई जो है सही उत्तर है, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में पेनिसिलिन भी दिया हुआ है और सल्फाडाइजिन भी दिया हुआ है, जो कि दोनों ही एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन है गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः स्रोत चावल होता है। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में दोस्तों मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगले एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। 100 ग्राम पके चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है।
दोस्तों चावल में 90% कैलोरी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, तथा चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अत्यधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। साथ ही इसको ध्यान में रखिएगा कि 100 ग्राम पके हुए चावल में कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन है कीटों की वृद्धि के करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। दोस्तों कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। संवर्धन का अर्थ दोस्तों संवर्धन यानी वृद्धि करना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। केचुआ जो होता है दोस्तों कृषकों का मित्र होता है। दोस्तों केचुआ जो होता है वो कृषकों का मित्र होता है एवं भूमि की आंत भी कहा जाता है। केचुए को दोस्तों कृषकों का मित्र भी कहा जाता है, अर्थात कृषकों यानी किसान होता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, और साथ ही केचुए को भूमि की आंत भी कहा जाता है। आगे दिया है कि केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, केचुआ जो है एक प्रकार का जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और विचरण। जेनेटिक्स में दोस्तों आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्स किरण का, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे, पराबैंगनी किरणें, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराध्वनि तरंगों का। दोस्तों गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो लोग अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। तो दोस्तों भ्रूण के विकास को ही जानने के लिए अल्ट्रासाउंड मुख्य रूप से करवाया जाता है। आगे दिए हुए दोस्तों एक्सप्लेनेशन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इसी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, अर्थात असत्य फल है? ऑप्शन है सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब दोस्तों असत्य फल है, यह सच्चा फल नहीं है। दोस्तों सत्य फल उस फल को कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, तथा जिसका निर्माण पुष्पासन से होता है उसको असत्य फल बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों सेब जो है इसका जो विकास होता है, इसका जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है, जिस कारण ये असत्य फल में आता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि अंडाशय के अलावा कोई अन्य भाग लिया हुआ हो तो वैसे फल को असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेब, काजू, नाशपाती। तो इन तीनों को दोस्तों मुख्य रूप से याद रखिएगा, सेब, काजू और नाशपाती ये तीनों ही असत्य फल हैं।
अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृतबीजी। दोस्तों ये सभी जो पौधे हैं ये अनावृतबीजी होते हैं। यह एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृतबीजी हैं अर्थात जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों यहाँ प्रश्न है कि लौंग जो है एक मसाला है जो कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया है फल से, तना से, जड़ से, फूल की कली से, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली से। साथी दोस्तों आपने लौंग को देखा होगा कि लौंग जो होता है छोटा सा होता है और वह फूल की कली के जैसा होता है। दोस्तों वो फूल की कली से प्राप्त होता है। आप यदि लौंग को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि वह छोटे से फूल के समान होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर आंसर जो है दिया हुआ है साइड में, लेकिन इस हर एक प्रश्न का आंसर जो है आप खुद से प्रयास कीजिएगा करने का ताकि आपका अभ्यास हो सके। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि लौंग जो है बंद कलियाँ या पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम होता है दोस्तों। इसके वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है साइजिजियम एरोमेटिकम। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पुष्पकली से। इस प्रश्न को अभी दोस्तों ऊपर में हम लोग किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, शुष्क लगा दिया है आगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुष्क पुष्पकली। अगला प्रश्न है दोस्तों, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। दोस्तों पौधों में जो गांठ होते हैं उन्हीं को नोड कहा जाता है और गांठों के बीच की जो दूरी होती है उनको इंटरनोड कहा जाता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, परागण की सुपरिभाषा है। ऑप्शन है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला है परागकण का अंकुरण, पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकण का परागकेसर से निकलकर क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। दोस्तों परागण जो होता है पुंकेसर भाग, फूल का जो पुंकेसर भाग होता है उसके परागकोश से निकलकर अंडाशय में वर्तिका से होते हुए पहुंचता है दोस्तों, और इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। दोस्तों जो पुंकेसर होता है उसमें परागकण होता है और परागकण जो होते हैं उस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ जाते हैं
और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका निषेचन होता है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों कि परागण में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्थिरकेसर या कुलोम छिद्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण कहा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक भ्रूणीय टहनी। दोस्तों पादप कली जो होती है वो एक भ्रूणीय टहनी होती है। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह यानी कि एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।